फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलते हैं क्राइम दुनिया की ओर, जिसमें नाम आता है अब्दुल करीम का। हाँ जी, जिसका पूरा नाम अब्दुल करीम तेलगी था, जिसने कि स्टाम्प पेपर का स्कैम किया था। उसने इस स्कैम से इतने पैसे कमाए कि जिसका आज भी सही अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अब्दुल की कहानी कर्नाटक से शुरू हुई, जहां एक 4th क्लास रेलवे कर्मचारी के घर तेलगी का जन्म हुआ। परिवार में 8 बच्चे थे और पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी। आज इसी का जीवन परिचय हम आपको अपने ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, अब्दुल करीम की परिवार की मौत होने पर उसकी पूरी जिम्मेदारी तेलगी के कंधों पर आ गई। पिता रेल में थे तो वहाँ कुछ पहचान भी थी, जिसकी मदद से तेलगी ने रेलवे स्टेशन पर ही फल सब्जी बेचना शुरू किया और परिवार का लालन पालन प्रारंभ किया। जब ये बड़ा हुआ तो उसने देखा कि बहुत सारे लोग नौकरी के लिए गल्फ़ देश जाते हैं। तेलगी भी गल्फ़ चला गया और वहाँ 7 साल तक काम किया। इसके बाद 1990 के करीब वह भारत वापस लौटा और यहाँ नकली पासपोर्ट और वीज़ा बनाकर लोगों को गल्फ़ भेजने लगा। इस फर्जीवाड़े से तेलगी खूब कमा रहा था, लेकिन एक दिन उसकी पोल खुल गई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद तेलगी को जेल की सज़ा हुई। जेल में तेलगी की मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम था रतन सोनी। उसने तेलगी को बताया कि स्टाम्प पेपर कितने काम की चीज़ है और इससे कितना बड़ा फर्जीवाड़ा कर सकते हैं। जेल से तेलगी को एक ऐसा आइडिया मिला जिसने उस पर पैसों की बारिश ही कर दी। बाहर निकलते ही उसने तेलगी से स्टाम्प फ्रॉड को अंजाम देने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी। इसके बाद उसे पता चला कि जिस नासिक से रेलवे स्टेशन पर वह फल सब्जी बेच रहा था, वहीं एक नासिक प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर स्टाम्प छापे जाते हैं। तेलगी ने किस तरह वहां के लोगों को पहचान बढ़ाई और पुरानी मशीन को नीलामी में खरीद लिया। उन्हें खरीदकर रिपेयर करवाया और फर्जी स्टाम्प छापना शुरू कर दिया। अब बारी थी इन स्टाम्प पेपर को देश भर में फैलाने की। इसके लिए तेलगी ने करीब 300 MBA हायर किए। उनका काम ये था कि वह जगह जगह जाकर इन स्टाम्प को बेचते थे। यह स्टाम्प कॉर्पोरेटर, तहसीलों और शेयर बाजार तक में इन स्टाम्प को बेचा गया। इन स्टाम्प को बेचते वक्त तगड़ा डिस्काउंट दिया जाता था, जिसके चलते लोग तुरंत उन्हें खरीदते थे। देश के करीब 70 शहरों तक तेलगी ने अपना नेटवर्क फैला लिया था। दोस्तों, 10 साल तक उसने ढेर सारे स्टाम्प छापकर बेचे और करोड़ों अरबों कमाए। इसके बाद कितनी अथाह दौलत थी, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 90 के दशक में इसने एक डांस बार में जाकर उसने करीब 93 लाख रुपए एक डांसर के ऊपर लुटा दिए थे। इसके बाद से ही वह अचानक से सबकी नज़रों में आ गया और उसकी बातें होने लगी। साल 2000 में बेंगलुरु पुलिस को एक टिप मिली कि फर्जी स्टाम्प पेपर ट्रक में भरकर कहीं भेजे जा रहे हैं। पुलिस ने जब छापा मारा तो उन्हें बहुत सारे फर्जी स्टाम्प पेपर मिले। जांच के बाद कई नाम सामने आए, जिसमें से एक नाम था तेलगी का। जब सबको पकड़ने की कोशिश शुरू हुई तो तेलगी फरार हो गया। इसी बीच एक बार अजमेर की दरगाह में जब तेलगी गया तो उसके बारे में पुलिस को पहले ही पता चल गया। वहां पहुंचकर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब इस मामले की जांच हुई तो हर दिन इसकी रकम बढ़ती चली गई। तेलगी भी पुलिस को इधर उधर की बातों में घुमाता रहा। उसे जेल में भी सारी सहूलियत मिलती थी, इसलिए वह जेल से ही अपना धंधा चलाया करता था और बाद में लगातार जेल से अपना धंधा चला रहा था। 1992 से लेकर 2002 तक करीब 30,000 करोड़ रुपए का स्टाम्प घोटाला किया। नार्को टैक्स टेस्ट में
लिए चौंकाने वाले नाम, जब उसका नार्को टेस्ट किया तो उसमें चौंकाने वाले नाम तेलगी ने बताए। इसके बाद तेलगी का नार्को टेस्ट भी हुआ जिसमें उसने कई ऐसे पुलिस वालों और नेताओं के नाम लिए जो दिल्ली के बड़े नेताओं के नाम थे। इसके बाद यह केस एसआईटी से लेकर सीबीआई को सौंप दिया गया। हालांकि किसी के खिलाफ सबूत नहीं मिलने के चलते उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ तेलगी के साथ के कुछ लोगों पर ही कार्रवाई हुई। इस केस में एक हेड कांस्टेबल का नाम भी आया जो हर महीने 9,000 रुपये कमाता था। उस पर छापा मारा तो करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली दोस्तों। एक अन्य पुलिस वाले के खिलाफ जांच हुई तो उसकी 200 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली। कहा जाने लगा था कि अब्दुल करीम तेलगी लोगों को रिश्वत नहीं देता था बल्कि बड़े बड़े नेताओं और पुलिस वालों को सैलरी पर रखता था। आज तक ये नहीं पता चला है कि तेलगी की प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर थी जहाँ पर ये सारे स्टाम्प पेपर छापे जाते थे। 2007 में कोर्ट ने इस मामले को लेकर सजा सुनाई। तेलगी के कई साथियों को 6-6 साल की सजा हुई और तेलगी को 30 साल जेल की सजा हुई और 2,002 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। अदालत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी पर इतना बड़ा जुर्माना लगाया गया हो। तेलगी की मौत जेल में करीब 2017 में हुई जिस पर कई सवाल भी उठे और साजिश किए जाने के इल्ज़ाम भी लगे। बताया जाता है कि जब तेलगी को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद मेडिकल टेस्ट से पता चला कि उसे एड्स और डायबिटीज़ था। हालांकि तेलगी के वकीलों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाया कि तेलगी को एड्स संक्रमित इंजेक्शन लगाया गया था। तेलगी के शरीर के कई अंग फेल होने की वजह से उसकी 2017 में मौत हो गई। इस केस में सबसे बड़ी हैरानी इस बात की थी कि इतने साल जांच हुई लेकिन ये नहीं पता चला कि प्रिंटिंग प्रेस में किससे तेलगी का नाता था। किसी बड़े नेता या पुलिस अफसर को कोई सजा नहीं हुई। अगर इस पूरे स्कैम की लीला समझी जाए तो ऐसा लगता है दोस्तों कि देखा जाए तो इस स्कैम को लीगल नहीं ठहराया गया, लेकिन इस स्कैम के तहत जितने भी फर्जी स्टाम्प बेचे गए उन्हें लीगल ठहराया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सरकार की ऐसी भी क्या मजबूरी थी कि फर्जी स्टाम्प को लीगल ठहराया गया। दरअसल देश में जितने भी लीगल काम या एग्रीमेंट होते हैं उनके लिए स्टाम्प का इस्तेमाल होता है दोस्तों। 1992 से लेकर 2002 तक देश में अधिकतर स्टाम्प तेलगी के फर्जी स्टाम्प ही थे। ऐसे में अगर उन्हें गैर कानूनी ठहरा दिया जाता तो उस दौरान हुई सारी शादियाँ, सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे ज़मीन जायदाद के एग्रीमेंट, इंश्योरेंस, सब कुछ गैर कानूनी होता और हो जाता। ऐसे में एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती कि यही वजह है कि सरकार को इस स्कैम के तहत बेचे गए फर्जी स्टाम्प को लीगल ठहराना पड़ा। यह कहानी आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से सुन व देख रहे हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे भी कोई भी और क्राइम स्टोरी हम आपको डालें तो आप तक प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।